Hello everyone, I'm Kripa Sankar Pandey and you are watching Legal Narrative. Welcome to the first lecture in our comprehensive series on Indian polity. Today we begin our journey by exploring the historical background that shaped the current Indian polity. So, in concurrence to that, सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे नहीं, मैं सुनाऊंगा और आप सुनेंगे। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया और यहाँ पे वो ट्रेड करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। तो 1600 में वहाँ की जो महारानी थी उस समय पे, उन्होंने एक चार्टर बना करके 1600 के 31 दिसंबर को उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया, ठीक है। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जब आई तो उसने खूब सारा बिजनेस वगैरह किया और बिजनेस करते करते उसने देखा कि यहाँ पे जो पॉलिटी चल रही है वो ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपस में ही लोग लड़ भिड़ रहे हैं और उनमें जो पॉलिटिकल एफिनिटी थी उसकी कमी थी, ठीक है। उस एफिनिटी की कमी की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको लगा कि धीरे धीरे हम यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पकड़ बना सकते हैं। तो उसने अपना पॉलिटिकल पकड़ बनाने के लिए एक दूसरे राजा की सहायता कर करके बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन बना करके और एक दूसरे पर अटैक करा करके और यहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पकड़ बनाने लगे। तो जब वो पॉलिटिकल पकड़ बनाने लगे तो जो उसका एम्बिशन स्टार्टिंग में था कि यहाँ पर हम आकर के बिजनेस करेंगे, तो वो अब इनका क्या विजन हो गया, एक पॉलिटिकल विजन हो गया कि अब यहाँ पर हम तो एक साम्राज्य अपनी एम्पायर स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब इस एम्पायर को जो स्टेब्लिश वो करने वाले थे या जो करने की सोच रहे थे उसको स्टेब्लिश करने के लिए उनको क्या चाहिए होता, उनको चाहिए होता था कि वो रूल एंड रेगुलेशन बनाए। तो जो ये कुछ रूल और रेगुलेशन इन्होंने बनाया, यही जो रूल रेगुलेशन था यही आगे चल करके हमारी जो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम अभी बना हुआ है उसको उसने आकर के सेव किया। सो एज यू नो एंड वी नो एंड ऑल ऑफ अस नो, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी which was established in order to do trade with India and other eastern nations has developed a sense of political ambitions. So ladies and gentlemen, understanding this historical context is very crucial as it lays the groundwork for everything that follows. We look at the key legislative milestone during British rule that have profoundly influenced the structure of modern India. So let's start with the early legislative framework set up by the British government. So इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फ्रेमवर्क थे उसके क्रम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। अब कोई कंपनी होगी तो उसको क्या करेगी, वहां पे जो बैठी हुई गवर्नमेंट होगी उसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बनाया जाता था उसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो पहला एक्ट था उसका क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट था। सो आवर स्टोरी ऑफ पॉलिटी बिगिंस विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। किसी को कोई डाउट? सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट to exert control over ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑपरेशन इन इंडिया। अभी तक तो ये यहाँ पे जो भी काम कर रही थी वो अपने मनमाने से कर रही थी। उसको जो चार्टर में दे दिया गया था कि भाई तुम जाओ अपने मनमाने ढंग से अपना बिजनेस करना, वहाँ पे जो भी करना करना। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, establishing the office of the Governor General of the Bengal and setting up a council to assist him. इस जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसने गवर्नर जनरल की एक काउंसिल, गवर्नर जनरल को इस्टेब्लिश किया और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल इस्टेब्लिश कर दी। अब इसके फर्दरेंस में और क्या होता है, तो ये होता है कि दिस एक्ट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या करता था, पूरे इंडिया को गवर्न करता था। अब इसी के रेफरेंस में फर्दरेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पे आए द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 फॉलोड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी उसका जो एम्बिशन था वो कमर्शियल था, ट्रेड था, व्यापार था।
लेकिन धीरे धीरे उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ते रहे। तो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया हमारा 1784 का, उसने उसके कमर्शियल एक्शन को एक तरफ रखा और पॉलिटिकल एक्शन को एक तरफ करके बाइफरकेट कर दिया दोनों में, कि एक विंग ये करेगी, अब एक विंग ये करेगी। अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेटअप इन ब्रिटेन टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स, रिड्यूसिंग द कंपनीज ऑटोनॉमस पावर। अभी तक ये ऑटोनॉमस बॉडी की तरह से काम करती थी, जैसे अपनी एक यूपीएससी है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह से काम करती है। भले ही वो गवर्नमेंट की एजेंसी है, लेकिन वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उस पर गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कंट्रोल ऐसे नहीं होता है। ठीक, अब क्या हुआ, दिस एक्ट फर्दर सेंट्रलाइज्ड द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया एंड इनहेंस्ड गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज। इंडिया पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो बढ़ गया किस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब आगे बढ़े तो चार्टर्स एक्ट आने लगे। अब जो वो चार्टर एक्ट 1600 वाला था उसको रिन्यू भी करना था, तो इसके क्रम में कई सारे चार्टर आए जिसने नए नए राइट्स दिए कंपनी को, और जो पहले कुछ राइट दिए हुए थे उनको कुछ छीन लिया। तो हम 4 तरह के चार्टर एक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833 एंड 1853। सबसे पहले हम जो ये चार्टर पास हुए ये पीरियडिकली रिन्यू करते गए। कौन रिन्यू करता गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू करती गई, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली। अभी तक जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एक मोनोपोली था, वो अकेले ही पूरे ईस्ट इंडिया के, पूरी इंडिया वगैरह के, जो इसके आसपास के चाइना वगैरह के जो देश थे, इनमें क्या कर सकती थी? अकेले कर सकती थी। कोई भी अगर बिजनेस करने यहाँ आता था, ट्रेड करने आता था, तो उसको इससे परमिट लेनी पड़ती थी, और या तो ये उसको एकदम प्रोहिबिट ही किया कर दिया गया था कि आप नहीं कर सकते हो। तो जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इंडेड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी विद चाइना। लेकिन जो चाइना के साथ टी का व्यापार था वो भी अभी किसके मोनोपोली में रखा गया? कंपनी के मोनोपोली में रखा गया। द एक्ट ऑफ 1833। अच्छा, अब आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बहुत बहुत रेलेवेंट चीज़ें ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एक्ट था जिसने कंपनी की मोनोपोली ख़त्म की, तो वो चार्टर एक्ट 1813 था। ठीक है, और कौन से एक्ट ने टी में ट्रेड की मोनोपोली भी बरकरार की थी, तो वो भी चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 था। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। तो द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 was particularly significant. अब क्यों? As it attempted to introduce more unified administrative framework and created the office of Governor General of India. अभी तक क्या था भैया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, लेकिन अब क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कब तब्दील कर दिया गया, कब बदल दिया गया? तो 1833 के चार्टर के द्वारा बदल दिया गया। किसी को कोई डाउट? द एक्ट ऑफ 1853 also introduced an open competitive system for the selection of civil servants, a move towards the merit based bureaucracy. मेरिटोक्रेसी की तरफ हम बढ़ने लगे, हम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, अब नंबर 4 हम आ जाते हैं। तो नंबर 4, अभी ये चार्टर एक्ट की बात कर रहे थे, उसके पहले हमने बात किया था रेगुलेटिंग एक्ट की। अब हम चार्टर एक्ट की बात किए, फिर हम अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स की बात करेंगे। 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट में वो इतना बड़ा था कि उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश के नागरिकों को ये समझ आ गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे भारत देश नहीं संभल रहा है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट कंट्रोल ले लें अपने हाथों में। तो उसने क्या पास किया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was a major turning point came with the government of India Act 1850 following क्या? Following the revolt of 1857।
This act abolished the East India Company and transferred the powers of the governance directly to the British Crown. अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी, एक कंपनी की टेरिटरी हम थे, तो अब हम किसकी टेरिटरी हो गए? डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरी हो गए. इट एस्टेब्लिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन लंदन, हु वाज एडेड बाय ए काउंसिल. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस किस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई? तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई. ठीक है. दिस सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर द ब्रिटिश क्राउन लेड द फाउंडेशन फॉर मोर स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इसने एक बहुत ज़्यादा ही सेंट्रलाइज्ड, जो कि बहुत क्या कहते हैं, बहुत जो आगे चल करके एक पिलर यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लेकर के आई. ठीक है. अब नंबर 5 पे हम पहुंच जाते हैं, जो कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858. अब हम आते हैं कि द काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट्स. तो ये 3 हैं. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. अब जैसे अभी हमने बताया कि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके लिए एक गवर्निंग काउंसिल उनको असिस्ट करने के लिए बनाई गई थी. तो उस गवर्निंग काउंसिल के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट्स बता रहे हैं. ठीक है. द इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, 92 एंड 1909 मार्क द सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस. तो इंडियन को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कौन सा लेके आया? इंडियन काउंसिल एक्ट. द एक्ट ऑफ 1861 फॉर अलाउड फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, एल्बिट इन अ लिमिटेड कैपेसिटी. भले ही वो लिमिटेड कैपेसिटी में थे, लेकिन उसने क्या किया? उनका इंक्लूजन इंश्योर किया. द एक्ट ऑफ 1892 एक्सपेंडेड द काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शंस. इनडायरेक्ट इलेक्शंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा. ठीक है. 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, वर ग्राउंड ब्रेकिंग एज दे अलाउड इंडियंस टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन. हमारे देश में पहले इतना कम्युनलिज्म नहीं था, इतना सेक्टेरियनिज्म नहीं था. और इसका जो सबसे बेस वर्क तैयार किया, वो किसने तैयार किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं. किसी को कोई डाउट? और इसने ही कम्युनल इलेक्टोरेट दे करके इंडिया में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को जन्म दिया. ठीक है. अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की तरफ. तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, एम्ड एट ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंस देने का इसने सोच रखा था. इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? कि इंडिया को ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया जाएगा. इट इंट्रोड्यूस्ड अ डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, अ डायरकी. तो डायरकी किस एक्ट के तहत आई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत आई. ठीक है. किसी को कोई डाउट? सो डायरकी इन द प्रोविंसेस, सेंट्रल लेवल पर अभी भी नहीं आई है. सेपरेटिंग सब्जेक्ट्स इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज. कुछ जो सब्जेक्ट्स थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ पावर्स थे, उनको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, कुछ को रिजर्व कर लिया गया. ठीक है. वेल इंडियंस गेन कंट्रोल, किस चीज़ का कंट्रोल कर लिए गए? सम एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस. क्रिटिकल एरियाज रिमेन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. This act also expanded the legislative council and increased Indian participation. किसी को कोई डाउट? इंडियन की पार्टिसिपेशन को किसने इंक्रीज कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने. अब सबसे मेजर माइलस्टोन हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. किसी को कोई डाउट? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बेस वर्क तैयार करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, तो फाइनली ये आता है, वी केम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट प्रपोज्ड एन ऑल इंडिया लेवल का फेडरेशन एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस.
Although the federation was never fully implemented, the act provisions greatly influenced the framing of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोग कभी भी सुनते होंगे अक्सर कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेविली बोरोड है, कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तौर। सो अब जो कुछ भी हमने अभी ऊपर से नीचे तक डिस्कस किया, उसको कंक्लूडिंगली इट कैन बी सेड दैट these legislative milestones reflects the gradual evolution of the Indian polity under the British rule. Each act and reforms laid a brick in the foundation of modern India, contributing to the complex yet robust system we have today. So in our next lecture we will dive into the Constituent Assembly's effort at the drafting of the Indian Constitution. Thank you for joining us, and I look forward to seeing you in the next session as we continue our exploration of the Indian polity. Thank you so much. Thank you for watching.